हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीपी एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं दैनिक पाठ योजना। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये जो फॉर्मेट है ना अपना, दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय, जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, टाइम, इकाई, सब्जेक्ट आज का अपना है साइंस, प्रकरण है अपना डीएनए। तो उद्देश्य रहेंगे अपने इसमें 6। इसके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन फर्स्ट उद्देश्य है अपना ज्ञानात्मक। इसके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन कि विद्यार्थी डीएनए के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसी का नेक्स्ट कि विद्यार्थी डीएनए के बारे में प्रत्यास्मान कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट उद्देश्य अपना अवबोध। इसके अंतर्गत विद्यार्थी डीएनए के बारे में व्याख्या कर सकेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी डीएनए की तुलना अन्य से कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अपना ज्ञानोपयोग है। ठीक है ना। ये विद्यार्थी डीएनए से संबंधित ज्ञान को अन्य परिस्थितियों में रख सकेंगे। नेक्स्ट है कि विद्यार्थी डीएनए से संबंधित सीखे हुए ज्ञान का स्थानांतरण कर सकेंगे। नेक्स्ट है अपना कौशल। इसके अंतर्गत विद्यार्थी डीएनए से संबंधित चार्ट बना सकेंगे। विद्यार्थी डीएनए का चित्र बना सकेंगे। नेक्स्ट है अभिरुचि। विद्यार्थी डीएनए से संबंधित तथ्यों के बारे में अन्य सहायक सामग्री से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकेंगे। नेक्स्ट इसी का कि विद्यार्थी डीएनए के बारे में विचार विमर्श कर सकेंगे। नेक्स्ट लास्ट उद्देश्य अपना अभिवृत्ति। तो विद्यार्थी जो है वो डीएनए से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों से या अन्य विद्यार्थियों के साथ में साझा कर सकेंगे, ना कि उनसे भी शेयर कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, इन्हीं में से आपके लास्ट में मूल्यांकन के प्रश्न बनेंगे। सहायक सामग्री पढ़ चुके हैं ना अपन, शिक्षण विधि, व्याख्या या प्रश्नोत्तर विधि, पूर्व ज्ञान के विद्यार्थी डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। प्रस्तावना, छात्राध्यापिका कथन, इसमें 4 से 5 अपने रहेंगे। अंतिम जो क्वेश्चन होगा वो समस्यात्मक होगा। कोशिकाओं के केंद्रक में मिलने वाली कुंडलीनुमा संरचना जो है वो क्या कहलाती है? गुणसूत्र। जो आंसर है ना उसी से फिर दूसरा क्वेश्चन बनेगा उसी पे कि गुणसूत्र का वह छोटे से छोटा खंड जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। जिन किसका एक खंड है? तो डीएनए का। डीएनए की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। नेक्स्ट के अच्छा बच्चों है ना, उद्देश्य कथन। अच्छा बच्चों, आज हम डीएनए के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, इसमें अध्यापन बिंदु 3 रहेंगे अपने। फर्स्ट है डीएनए का रासायनिक संगठन। फॉर्मेट छात्राध्यापिका या अध्यापक क्रिया। इसके अंतर्गत विज्ञानात्मक प्रश्न कि डीएनए का अणु कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर बनता है? 3 प्रकार के। नेक्स्ट कि इन तीनों प्रकार के अणुओं का नाम बताइए। फास्फेट समूह, शर्करा, नाइट्रोजन और क्षारक। ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि शर्करा व नाइट्रोजन क्षारक के बारे में बताइए। तो ये समस्यात्मक। फिर छात्राध्यापक, अगर आप बॉयज़ हैं तो फिर अध्यापक, और गर्ल्स हैं तो फिर अध्यापिका आएगा, है ना। डीएनए की संरचना में 5 कार्बन की शर्करा, जिसे डीऑक्सीराइबो शर्करा कहते हैं, ये पाई जाती है तथा इसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं, प्राइम तथा प्राइम मिडिल जो भी है ना। नेक्स्ट यूरिन में एडमिन तथा ग्वानिन, जबकि प्रेमेटिन क्षारकों में थायमिन, टी तथा साइटोसिन को सम्मिलित करते हैं। इसमें छात्र या छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। नेक्स्ट है इसी का डीएनए की संरचना में 5 कार्बन शर्करा डीऑक्सीराइबो वह 2 प्रकार के होते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, प्यूरिन, एडिनोन व ग्वानिन, पिरामिडिन, थायमिन, है ना, ये जो दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है इसमें प्रश्न
फर्स्ट की 5 कार्बन वाली शर्करा का नाम बताइए। नेक्स्ट इसका कि डीएनए में पाए जाने वाले 2 प्रकार के नाइट्रोजनिक क्षारकों के नाम, प्यूरिन व पिरामिडिन। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु डीएनए की आणविक संरचना। इसके अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न, प्रस्तुत मॉडल किससे संबंधित है? डीएनए की आणविक संरचना से। नेक्स्ट के चित्र में प्रदर्शित डीएनए की आकृति कैसी है? सर्पिलाकार। इस डीएनए की सर्पिलाकार संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। छात्राध्यापिका कथन कि इस प्रक्रिया के प्रतिरूप के अनुसार प्रत्येक डीएनए अणु 2 बहुलक अणुओं की सर्पिलाकार सीढ़ीनुमा संरचना है और यह अपने अक्ष के दाईं ओर घूमती रहती है और इसी बाहरी संरचना डीऑक्सीराइबो शर्करा एवं फॉस्फेट अणुओं की बनी होती है। नाइट्रोजनिक क्षारक रीढ़ के भीतर क्रमबद्ध रूप में मिलती है और इनमें एडेनिन के साथ थायमिन हाइड्रोजन के द्विबंध द्वारा एवं साइटोसिन हाइड्रोजन के त्रिबंध द्वारा ग्वानिन से आबंधित होते हैं और प्रतिकृति होते समय दोनों चेन खुल जाती है। डीएनए अणु का व्यास 20 होता है तथा डीएनए अणु की कुंडली लंबाई ये होती है। ठीक है, छात्रों को निर्देश देना है कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे ये शामपट सारांश के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है बोध प्रश्न, डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? 20 A। डीएनए अणु के कुंडल की लंबाई 34 है। ठीक है, थर्ड है अपना अध्यापन बिंदु डीएनए में यौगिकों के समायोजन की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत विकासात्मक प्रश्न, फर्स्ट डीएनए अणु का निर्माण कितने प्रकार के अणुओं से मिलकर होता है? ये हो जाएंगे 3। इन 3 अणुओं के नाम बताइए। फॉस्फेट समूह, शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक। नेक्स्ट है यह तीनों अणु आपस में समायोजित होकर क्या बनाते हैं? समस्यात्मक। फिर छात्राध्यापिका कथन कि न्यूक्लियोटाइड जब एक फॉस्फेट समूह से जुड़ जाता है तो एक नया अणु न्यूक्लियोटाइड कहलाता है और न्यूक्लियोसाइड एक नाइट्रोजन क्षारक तथा डीऑक्सीराइबो शर्करा के मिलने से बना अणु न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है, तो छात्रों को निर्देश देना कि ध्यानपूर्वक सुने फिर शामपट सारांश। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि न्यूक्लियोटाइड एवं डीएनए अणु का निर्माण कई हजार न्यूक्लियोटाइड आपस में समायोजित होकर एक बड़ा अणु पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बनाते हैं। इसके अंतर्गत बोध प्रश्न, फर्स्ट फॉस्फेट समूह व न्यूक्लियोसाइड आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? तो न्यूक्लियोटाइड। सेकेंड कि कई हजार न्यूक्लियोटाइड के समायोजन से क्या बनता है? तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट है अपने मूल्यांकन प्रश्न, फर्स्ट कि डीएनए अणु में कौन सी शर्करा पाई जाती है? नेक्स्ट डीएनए अणु का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? नेक्स्ट डीएनए अणु का व्यास कितना होता है? नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? और लास्ट में अपना होगा ग्रह कार्य कि राइबोसोम न्यूक्लिक अम्ल की संरचना का सचित्र वर्णन करें। सो फ्रेंड्स, ये लेसन प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।